স্বাধীন ভারত নরেন্দ্র মোদীর মতো কোনো প্রধানমন্ত্রী পায়নি। নরেন্দ্র মোদী ছাড়া ভারতের আর কোনো প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি। पढ़े हैं वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल तक। बाद में हमारे संघ के एक अधिकारी थे, उनके बड़े आग्रह पर मैं एक्सटर्नल एग्जाम देना शुरू किया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम दे करके। फिर भी उनका आग्रह रहा तो मैंने एमए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम से। मैंने कभी कॉलेज का दरवाजा देखा नहीं, तो लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में पहले आ गया है। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई है इसलिए बढ़ गया। मैंने कॉलेज देखा नहीं है। दूसरा क्या होता है, मेरा फोटोजेनिक है। मैं जो पढ़ा जाता है तो यूं मैं ऐसे नहीं पढ़ता, ऐसे और मैं ऐसे रख देता हूं। অনেকদিন পরে জানানো হয় মোদি গুজরাট ইউনিভার্সিটির এন্টায়ার পলিটিক্যাল সায়েন্সে এমএ, যে সাবজেক্ট সম্ভবত তিনি ছাড়া আর কোথাও কেউ কখনো পড়েননি। তার জমানায় ভক্তকুলের শিক্ষার বড় ভরসা হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি। সেখান থেকেই তারা শেখেন এবং বলেন, ऑफ कोर्स वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुब्बत थी तो पूरी आजादी लेते ना, उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। एक सेकंड ये बहुत बड़ी बात कह रही हैं। ये ब्रिटिश क्राउन ने भारत को 99 साल की लीज पर दिया हुआ है। ये कंप्लीटली आजाद नहीं है भारत, और ये भी कांग्रेस वालों की ही देन है जो है। जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, वो कहां गए? वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। क्यों? সুলেখক, কবি, অর্থনীতিবিদ আমাদের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, কিন্তু এরকম সবজান্তা প্রধানমন্ত্রী আগে আসেননি। जिन्होंने महाभारत पढ़ा है या सुना है, उनको मैं महाभारत की तरफ ले जाना चाहता हूं। और मेरी जो छोटी सी समझ है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि कर्ण का जो जन्म हुआ था वो स्टेम सेल का साइंस था, टेक्नोलॉजी थी। क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं कि कर्ण का जन्म माता कुंती की गोद से नहीं हुआ था। कर्ण के जन्म की सारी जो कथा आती है वो शरीर पर से एक छोटा सा हिस्सा लिया और उसी में से कर्ण पैदा हुए। अब स्टेम सेल वाले यही करते हो ना। अब हम प्लास्टिक सर्जरी को देखें, मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी शरीर मनुष्य का और माथा हाथी का, गणेश जी का निर्माण। A+B इंटू ब्रैकेट स्क्वायर। अब उसको जब खोलते थे तो कहते थे A² + 2AB + B²। ये एक्स्ट्रा 2AB मिलता है कि नहीं मिलता है? ये 2AB कहां से आया? 2AB कहां से आया? ये 2AB कहां से आया? ये 2AB है, वो जुड़ने की एक एक्स्ट्रा एनर्जी होता है। ये जो 2AB एक एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा हुई उस ब्रैकेट में से, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को लेकर के हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। অতীতের প্রধানমন্ত্রীদের সম্পর্কে নানা অভিযোগ থাকতে পারে, কিন্তু কারণে অকারণে মিথ্যে কথা বলায় তারা কেউ বর্তমানের ধারে কাছে নেই। शायद देश में शायद कोई हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद, और उस समय बहुत कम लोगों का ईमेल रहता था। तो मेरे यहाँ विरमगाम तहसील में अडवाणी जी की सभा थी,
तो मैंने वो डिजिटल कैमरा पर उनकी फोटो ली। तब डिजिटल कैमरा इतना बड़ा आता था, मेरे पास था उस समय। मैंने फोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की, और दूसरे दिन कलर फोटो छपी। तो आडवाणी जी को बड़ा सरप्राइज हुआ कि दिल्ली में मेरी कलर फोटो आज की आज कैसे छपी। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। महाराजा तुम्हारी सलाम। 67 বছরে 13 জন প্রধানমন্ত্রী যা করেছেন, মোদি 10 বছরে প্রায় 3 গুণ করে দিয়েছেন। দেশের দেনার কথা বলছি। 1947 থেকে 2014 পর্যন্ত দেনা ছিল প্রায় 55 লক্ষ কোটি টাকা। মোদি একাই প্রায় 100 লক্ষ কোটি টাকা দেনা করে সংখ্যাটা নিয়ে গেছেন প্রায় 155 লক্ষ কোটিতে। আর ব্যাংকের কোটি কোটি টাকা মেরে নীরব মেহুল বিজয়রা দলে দলে বিদেশে ভাগলো আর এলো না। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। कितने रुपये? কালো টাকা উদ্ধার করবেন বলে আচমকা নোটবন্দি করলেন। টাকা তোলার লাইনে অন্তত 115 জনের মৃত্যু হলো। নিজের ইমেজ বানাতে বৃদ্ধা মাকে লাইনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। শেষে দেখা গেল কোটি কোটি কালো টাকা সাদা হয়ে গেল। I thought it was a way of converting black money into white money by this demonetization, because firstly 86% of the currency was demonetized and 98% of that currency became white money. নিজের ইমেজ বানাতে মাকেও যে কাজে লাগানো যায় সেটা আগে কোনো প্রধানমন্ত্রী ভাবতেও পারেননি। মোদি শুধু ভাবেননি, করে দেখিয়েছেন। মাকে প্রণাম করতে গেছেন সঙ্গে একগাদা মিডিয়ার ক্যামেরা নিয়ে। ভক্তকুল আকুল হয়ে বলেছে, জিও বেটা। মাতৃভক্তিও কমোডিটি। I believe that investigating a girl child lifts up the entire family. আগে কোনো প্রধানমন্ত্রী যা করেননি তিনি তাই করেন। টেলিপ্রম্পটার দেখে ভাষণ পড়েন। টেলিপ্রম্পটার বিগড়ে গেলেই লেবড়ে ফেলে ম্যানেজ করার চালাকি। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस क्लॉस अप ठीक से सुना रहा है। ক্যামেরা আর মোদির মাঝে ঢুকে পড়লে হাল কি হয় সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন ফেসবুকের পান্ডা, বুঝেছেন আরো অনেকে। এরকম ক্যামেরা হ্যাংলা প্রধানমন্ত্রী আগে ভারত পায়নি। তবে আগের প্রধানমন্ত্রীদের মতো মোদি প্রেস কনফারেন্স করেন না। 10 বছরে একটাও না। একবার অবশ্য এসেছিলেন 2019-এর 17ই মে বিজেপি অফিসে। अंजना ओम कश्यप। मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी आपके लिए है, आपकी इजाजत से। पहले हम तो डिसिप्लिन सोचना है, अध्यक्ष हमारे लिए सब कुछ होते हैं। देखिए, मैंने जवाब दे दिया ना। हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ফালতু সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন তিনি। তিনি তো বিশ্বগুরু, স্টাইল আইকন। নিজের নাম লেখা 10 লাখ টাকার স্যুট পরেন, 15 কোটির গাড়ি, 8,400 কোটির বিমান, 5 লাখের চশমা, 2.5 লাখি পেন। এমন ফকির প্রধানমন্ত্রী ভারত আগে পায়নি।
ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तुम्हारी सलाम। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। বারবার বলে যান তিনি চাওয়ালা। সেই বেলুন ফুটো করে দিয়েছেন তার ভাই প্রহ্লাদ মোদি। चाय तो अकेले नरेंद्र भाई ने नहीं बेची है, हम पांच भाई बेचते हैं, जिसका नंबर लगता था वो बेचता। लेकिन जिसका मुकुट बड़ा था उसका पत्रकार ज्यादा था, बाकी तो कुछ नहीं। सब भाइयों ने चाय बेची है, मेरे पिता ने पूरी जिंदगी चाय बेची, पूरी जिंदगी। इसीलिए कहा जाए तो चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए, चाय बेचने वाला नहीं कहना चाहिए। এর আগে কোনো প্রধানমন্ত্রী যা পারেননি তিনি তাই করে দেখিয়েছেন, তুড়ি মেরে যুদ্ধ থামিয়ে দিয়েছেন। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। बहन भाइयों, रसिया, रूस और यूक्रेन में 2 वर्ष से अधिक हो गए लड़ाई चल रही। जब लड़ाई शुरू हुई थी उस समय हमारे भारत के हजारों बच्चे वहां पढ़ते थे, लेकिन देखिए हमारे प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना मेरे बहन भाइयों। उन्होंने कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो, और उन्होंने टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन को मिलाया, उनसे बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और बहनों भाइयों 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और 22,500 बच्चे हमारे भारत के वहां से अपने देश वापस आ गए। यह है हमारा भारत। पुतिन से लेके यूक्रेन वाले उनके चेहरे पे देखते रहते हैं कि हमें बताएं, हमें समझाएं, हमारा मार्गदर्शन करें, और वो उनका मार्गदर्शन करते हैं। शायद इसीलिए आज तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो रहा है। মোদি নারী শক্তির যেমন জয়গান করেন, তেমনটা দেশের একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও করেননি। কিন্তু তার যে স্ত্রী আছেন সেটা 2014 পর্যন্ত চেপে রেখেছিলেন। স্ত্রীকে বিচ্ছেদ দেননি, আবার তার সঙ্গে সম্পর্কও রাখেন না, কিন্তু নিয়ম করে নারীর সম্মান নিয়ে কেঁদে ভাসান। Asking Mr. Modi, who is he? Who is he? Okay. You are having an identity. You reveal. You talk about triple talaq. What about you? You're talking of Mr. Modi's wife. Yeah. I am asking straight question. You are asking my son, my wife, my grandson. I am asking you. You answer that. Isn't this making it very personal, sir? No, but really it is personal. I don't like it. But when somebody crosses lines, we have to hit him same line, then only we'll understand. मोदी जी कहते हैं कि ये देश मेरा परिवार है, लेकिन उनका जो असली परिवार है उनमें से एक महिला उनके साथ में नहीं रहती है। हिंदू समाज के अंदर फैमिली का जो रिश्ता होता है वो सबसे गहरा रिश्ता होता है। मोदी जी उस रिश्ते को निभाए। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। ভক্তরা বলে তিনি বিশ্বগুরু, দুনিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা, যার সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলের 60% ফলোয়ারই ভুয়ো। मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल थे उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। ছোট করে ভাবতেই পারেন না। তাই 1 মার্চ 2014 রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম ছিল 410 টাকা 50 পয়সা। 2023 মার্চে পৌঁছেছিল 1129 টাকায়। ভোটের ধাক্কায় কমে এখন সিলিন্ডার প্রতি 829 টাকা। 2014 সালে কেরোসিনের দাম লিটার প্রতি ছিল 16 টাকা, এখন 69। 10 বছরে সব কিছুর দাম অবশ্য বাড়েনি, যেমন টাকার দাম কমেছে হু হু করে। अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं। इनका अहंकार इतना है
महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था ना डीजल का क्या हुआ? तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए। पेट्रोल का क्या हुआ? आज वादा करता हूं, जो भी करने की आवश्यकता होगी दिल्ली में आने वाली नई सरकार, उसकी वो प्राथमिकता होगी। तो गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। মোদি যা বলেন করেন ঠিক উল্টো, যা করেন বলেন ঠিক উল্টো। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে বলেছিলেন বছরে 2 কোটি বেকারের কাজ দেবেন। 2014 সালে দেশে বেকারির হার ছিল 5.6%। 10 বছর বাদে গত ফেব্রুয়ারিতে হয়েছে 8%। বেকারদের 83% বয়স 15 থেকে 29-এর মধ্যে। 2000 সালে বেকারদের মধ্যে 35.2% ছিল অন্তত মাধ্যমিক পাস। এখন সেটা হয়েছে 65.7%। এবছর আইআইটি বম্বের 36% পাস আউট কোনো কাজ পাননি। बेरोजगारी दर पिछले 6 साल में सबसे निचले स्तर पर है। 10 साल में 10 करोड़ महिलाएं विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक्टिव हुई है। वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी का काम करती है। और 1 करोड़ लखपति दीदी। लेकिन अगर किसी को झूठ ही बोलना है तो इसका कोई उपाय नहीं है। जितने अवसर हमने पैदा की है वो पहले कभी नहीं हुए हैं, और जितने अवसर की संभावना हम देख रहे हैं वो भी पहले कभी नहीं सोचा गया था। भारत आज 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। মোদির ভারত দুনিয়ার 5ম বৃহত্তম অর্থনীতি। দুনিয়ার বড় দেশগুলোর মধ্যে ধনী গরিবের ফারাক সবচেয়ে বেশি বেড়েছে মোদির ভারতে। আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিলকেও পেছনে ফেলে দিয়েছে। ওপরের 1% হাতে মোট আয়ের 22.6%। 1922 সাল থেকে রাখা হিসেব অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি, মানে ব্রিটিশ ভারতের থেকেও আয়ের বৈষম্য বেশি মোদির ভারতে। মোদির ভারতে ওপরের 1% হাতে সম্পদের 40.1%। এটাও সর্বকালীন রেকর্ড। ये तो मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड है। কংগ্রেস নির্বাচনী ইস্তেহারে আর্থিক বৈষম্য কাটানোর কথা বলেছে। অনায়াসে তাকে বিকৃত করে মিথ্যায় ভরা বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক প্রচারে নেমেছেন মোদি, যা আগে কোনো প্রধানমন্ত্রী কখনো করেননি। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। 1 বছরের বেশি জ্বলছে মণিপুর। এর মধ্যে দেশ বিদেশের নানা জায়গায় গেছেন মোদি, একবারও মণিপুর যাননি। এরকম বুকে নাই দম, খাবে চমচম মার্কা প্রধানমন্ত্রীও ভারতে আগে কখনো আসেননি। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब से मोदी आए तब से तो मर ही रहे जनता। भ्रष्टाचार में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, रेत बेचने में नंबर 1। आज दर दर भटक रहे हैं हम। आज तक मोदी जी ने कुछ भी नहीं दिया है। सबसे ज्यादा इन्होंने देश बर्बाद किया। इस बार बटन ऐसा दबाना कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी और तुम्हारा परिवार 5 किलो राशन के लिए लाइन में ना लगा हो।
बल्कि नौकरी की लाइन में लगा हो, समझे क्या? पठान करेक्ट पठान।